नमस्कार। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में। हिंदी में इसको तटस्थता वक्र विश्लेषण या उदासीनता वक्र विश्लेषण भी कहा जाता है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, सबसे पहले इंडिफरेंस का मतलब जानते हैं। इंडिफरेंस एक ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जब हमारे पास ऐसे कुछ संयोग हों, कॉम्बिनेशन हो, जिनमें हम डिफरेंस नहीं कर पाए। हमको लगता हो कि यह कॉम्बिनेशन भी, यह कॉम्बिनेशन भी और यह कॉम्बिनेशन भी हमको सेम सेटिस्फैक्शन दे रहा है, इसलिए हम इस बात में भेद नहीं कर पा रहे हैं कि इसको सिलेक्ट करें या इसको सिलेक्ट करें या इसको सिलेक्ट करें। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो हमें यह दिखाता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन दो अलग अलग गुड्स के या कमोडिटीज के जो कि इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हों एक कंज्यूमर को। अकॉर्डिंग टू फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन इसको डिफाइन करते हैं इस तरीके से कि एक इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है गुड्स का जिसमें हर कॉम्बिनेशन पे जो यील्ड मिलेगी यानी कि जो गुण मिलेगा, जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो बराबर होगा और कंज्यूमर सिचुएशन में इंडिफरेंट होगा, तटस्थ होगा, उदासीन होगा। मतलब किसी एक को वो ज्यादा अच्छा नहीं समझेगा। यह यहाँ पे इस डायग्राम में ये इंडिफरेंस कर्व दिखाया गया है। इस एक्सिस पे एक कमोडिटी है और इस एक्सिस पे दूसरी कमोडिटी है। सपोज करते हैं, मान लो ये एक्स एक्सिस है, इस पे एक कमोडिटी एक्स मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस है, इस पे एक कमोडिटी वाई मान लेते हैं। तो ये एक्स और वाई के उन कॉम्बिनेशंस को बताता है इंडिफरेंस कर्व कि जैसे अगर हम इस पॉइंट पे चेक करें, इस इंडिफरेंस कर्व का हर पॉइंट अलग अलग कॉम्बिनेशन बताता है। यह बताएगा कि एक्स कमोडिटी की इतनी यूनिट हम यूज करें और वाई कमोडिटी की इतनी यूनिट अगर हम यूज करें तो जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो बराबर होगा इसके किसी भी अन्य पॉइंट से। यानी कि इस पे आप कोई भी पॉइंट रखेंगे तो उस पॉइंट पे जो कॉम्बिनेशन होगा वो बराबर सेटिस्फैक्शन देने वाला होगा। फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट पे अगर हम चेक करें, किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, तो हम देखेंगे कि एक्स का ये यूनिट और वाई का ये यूनिट भी हमको उतना ही सेटिस्फैक्शन देगा जितना कि ये वाला कॉम्बिनेशन हमको दे रहा था। तो यहाँ पे देखने में आएगा कि वाई कमोडिटी की अमाउंट जब कम हो रही है, वाई की यूनिट्स जब हम कम कर रहे हैं तो एक्स की यूनिट बढ़ जा रही है। ठीक इसी तरीके से एक और कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा, तो फिर इसमें देखेंगे कि जो वाई की यूनिट है वो हम कम कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो एक्स की यूनिट हम एक्स्ट्रा ले पा रहे हैं। मतलब एक आइटम की जो कमी है वो दूसरे आइटम की बढ़ोतरी उसको फिल कर देती है। वाई से मिलने वाली जो यूटिलिटी हम यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उस यूटिलिटी की पूर्ति एक्स जो यूनिट्स हैं उनसे हमारी फुलफिल हो जा रही है। और ये उन सारे कॉम्बिनेशंस को दिखा रहा है जिनमें सेटिस्फैक्शन हमको सेम मिलेगा। इसी को इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व पे हर एक बिंदु इसी चीज को प्रकट करता है कि इस बिंदु पे जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा y का और x का, वो हमें सेम सेटिस्फैक्शन देगा। इंडिफरेंस शेड्यूल, इंडिफरेंस शेड्यूल या टेबल, इसी इंडिफरेंस एनालिसिस को ही हमें एक टेबल के फॉर्म में दिखाता है। यहाँ पे भी हमें ये बताता है, जैसे इस टेबल में बताया है, x एप्पल है, y को ऑरेंज माना है इन्होंने, और ये कॉम्बिनेशन अलग अलग कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन ए हमसे कह रहा है कि एक एप्पल, 1 एप्पल प्लस 30 ऑरेंजेज हमको जितना सेटिस्फैक्शन देते हैं ठीक उतना ही सेटिस्फैक्शन ये बी कॉम्बिनेशन भी हमको देगा। 2 एप्पल्स और 25 ऑरेंजेज, 3 एप्पल्स 21 ऑरेंजेज, 4 एप्पल्स 18 ऑरेंजेज। मतलब कहने का ये है कि ये हर एक कॉम्बिनेशन अपने आप में बराबर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जैसे जैसे एक्स की यूनिट हमारे पास बढ़ रही है वैसे वैसे हमें वाई की जो यूनिट्स हैं उनको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। लेकिन एक और बात भी नोट करने की है इसमें कि पहले जब ए कॉम्बिनेशन से हम बी पे गए तो एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट हमें लेने के लिए
वाई की हमने 5 यूनिट को सैक्रिफाइस कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे जो पहली 1 यूनिट एक्स की हमने ली, वहां पे हमने वाई की 5 यूनिट सैक्रिफाइस कर दी, यानी कि एक एक्स की एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी वाई की 5 यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी के बराबर थी, तभी तो इनकी यूटिलिटी कॉम्बिनेशन की बराबर हो गई। नेक्स्ट, जब हमने 2 के बाद एक एक्स्ट्रा एक्स की यूनिट हमने और ली, तो उस नेक्स्ट यूनिट के लिए हमने टोटल जो सैक्रिफाइस किया इस बार वो केवल 4 यूनिट्स का किया। और नेक्स्ट हमने 1 यूनिट और ली एक्स की, तो वाई की इस बार हमने केवल 3 यूनिट्स का ही सैक्रिफाइस किया। मतलब हम नोट करेंगे कि जो पहले कॉम्बिनेशन से जब हम सेकंड पे आए थे, उस समय एक एक्स के यूनिट की जो यूटिलिटी थी वो 5 वाई के यूनिट्स की यूटिलिटी के बराबर थी। लेकिन नेक्स्ट 1 यूनिट जब हमने और ली एक्स की, तो 4 यूनिट वाई की यूटिलिटी के बराबर थी। फिर हमने 1 यूनिट और एक्स की कंज्यूम की, तो वो वाई की 3 यूनिट्स के यूटिलिटी के बराबर थी। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक यूनिट की एक्स की यूटिलिटी अलग अलग समय पे वाई की अलग अलग यूनिट्स की यूटिलिटी के बराबर होती है। उसका कारण यह है कि जब हमारे पास एक्स की यूनिट कम थी, केवल 1 थी, एक्स की जब यूनिट 1 थी, तो एक्स हमारे लिए ज्यादा सेटिस्फैक्शन हमको देता होगा, क्योंकि हमारे पास इसकी कमी थी। उस समय वाई की यूनिट हमारे पास ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे हम मोर एंड मोर यूनिट्स एक्स ले रहे हैं, तो धीरे धीरे जो एक्स की अगली यूनिट की यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है, और वाई की जो यूनिट कम होती जा रही है, हमारे पास जब 30 थी तो इनकी यूटिलिटी हमारे लिए ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे ये कम हो रही है तो इनकी इंपोर्टेंस हमारे लिए अब बढ़ती जा रही है। जो चीज हमारे पास कम होनी शुरू हो जाती है उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, और जो चीज हमारे पास बढ़ती रहती है उसकी यूटिलिटी हमारे पास घटती रहती है। यही कारण है कि इनका रेशियो धीरे धीरे गिर रहा है। इंडिफरेंस मैप। अब इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इंडिफरेंस मैप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दो या दो से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व का। यहाँ पे हम देखेंगे कई सारे इंडिफरेंस कर्व हैं। इंडिफरेंस कर्व 1 2 3 4, हर एक इंडिफरेंस कर्व अपने आप में इंडिफरेंस है, यानी कि एक इंडिफरेंस कर्व के जितने भी पॉइंट हैं वो सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं। IC2 के जो पॉइंट है वो आपस में सेम सेटिस्फैक्शन देंगे, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि IC2 पे जब हम जाएंगे तो नेचुरली IC1 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन यहाँ पे मिलेगा। इसका कारण ये है कि अगर इस पॉइंट पे हम यहाँ पे कमोडिटीज देखेंगे, दोनों कमोडिटीज के यूनिट्स अगर देखेंगे, मान लो कि ये Y के जो यूनिट्स थे और X के जो यूनिट्स थे, और हम IC2 पे जब पहुंचेंगे तो नेचुरली IC2 पे हम तभी पहुंच पाएंगे जब X या Y में से या तो किसी एक की अमाउंट बढ़ रही हो, मतलब Y की अमाउंट बिना कम हुए X की अमाउंट बढ़ जा रही हो, या दोनों का ही जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब सीधा सा हुआ, जब हमारे पास ये यूनिट्स बढ़ेंगी, अगर y हमारे पास बढ़े बिना x में कमी होए, या x बढ़े बिना y में कमी होए, या x और y दोनों ही एक साथ बढ़ जाएं, तो नेचुरली हमें पहले से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर के IC पे जाएंगे इस इंडिफरेंस मैप में, वो हमको ज्यादा यूटिलिटी देने वाला होता है। In indifference curve which is to the right and above another shows a higher level of satisfaction। एक से ऊपर वाला जो भी होगा राइट साइड में ऊपर की तरफ, वो ज्यादा यूटिलिटी हमको देगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है? यहाँ पे हम नोट करेंगे कि जो इंडिफरेंस कर्व का शेप है वो यहाँ के ओरिजिन पॉइंट के कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है। तो ये कॉन्वेक्स क्यों है IC कर्व? उसका कारण है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो डिमिनिशिंग है, वो कम होता हुआ है। ये कैसे कम होता है इसको समझेंगे। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बेस्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है, इसके लिए हमें जानना होगा सबसे पहले मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से सब्सटीट्यूट कर देना। सब्सटीट्यूट, जैसे मान लो अगर हम एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं तो बाद में हमको लगे कि हम एप्पल की जगह ऑरेंज यूज कर लेते हैं, और एप्पल को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं ऑरेंज से, तो ये सब्सटीट्यूशन हुआ। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब है वह रेट जिसमें हम एक कमोडिटी को सब्सटीट्यूट करते हैं किसी दूसरी कमोडिटी के साथ और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेंटेन करते हुए, इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ
सब्सटीट्यूशन, यानी कि 1 more unit of A, for getting 1 more unit of A we have to sacrifice some units of O। तो जितने भी हम A के एक्स्ट्रा यूनिट के लिए O के जितने यूनिट हम सैक्रिफाइस करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, उसी को रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्यों होता है? क्योंकि जब एक कंज्यूमर ज्यादा यूनिट्स यूज करता है एक्स का, मोर एंड मोर कंटिन्यूअसली, तो वह छोड़ता है लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ वाई। इसको अभी हमने डिस्कस किया था कि एक्स की अगर हमें और ज्यादा यूनिट चाहिए तो पहली बार हो सकता है हम वाई की ज्यादा यूनिट छोड़ दें, लेकिन फिर हमें एक्स की और यूनिट अगर चाहिए तो हम वाई की उतनी यूनिट नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक्स हमारे पास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जो चीज हमारे पास बढ़ती जाएगी उसकी अगली यूनिट की जो यूटिलिटी हमारे लिए कम होती जाएगी, लेकिन वाई धीरे धीरे हमारे पास कम होता जाएगा। और जिस चीज का भंडार हमारे यहाँ कम होने लगता है उसकी जो बाकी यूनिट्स रह जाती हैं उनकी इंपोर्टेंस हमारे लिए उतनी ही बढ़ जाती है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई विल गो ऑन डिमिनिशिंग। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स का वाई के लिए धीरे धीरे डिमिनिश होता रहेगा, जबकि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेन सेम रहेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है इस शेड्यूल से। यहाँ पे इस शेड्यूल की मदद से इसको और डिस्कस करेंगे बेटर तरीके से। जैसे एप्पल और ऑरेंज के कुछ कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन ए कहता है कि एप्पल हमारे पास 1 है और ऑरेंज 30 है। अब यहाँ पे सोच के देखिए कि हमारे पास एक ही एप्पल है और ऑरेंजेज की क्वांटिटी हमारे पास ज्यादा है, तो रेशनल थिंकिंग ये कहती है कि हमारे पास जो चीज ज्यादा है उसमें हमें लगेगा कि इसकी अगली यूनिट हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जो चीज हमारे पास कम है वो हमें ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगी। तो इसलिए हमने एप्पल की एक और यूनिट बढ़ाने के लिए हम वाई की 5 यूनिट सैक्रिफाइस करने को रेडी हो गए, लेकिन अब 2 हो चुकी हैं। तो इसका मतलब एप्पल की जो इंपोर्टेंस पहली बार हमारे पास थी 1 यूनिट बढ़ाते समय, अब वो उतनी नहीं रही है। तो अगली 1 यूनिट के लिए अब ऑरेंज की हम जो यूनिट सैक्रिफाइस करेंगे इस बार, क्योंकि अब ऑरेंज पहले से कम हो गया है, तो धीरे धीरे इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आने वाली यूनिट की एक्स्ट्रा रहेगी। जैसे यहाँ पे हम केवल 4 सैक्रिफाइस करने को रेडी हुए, जैसे जैसे हमारे पास एक्स की मात्रा बढ़ती जा रही है हम वाई की कम यूनिट सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार 3 ही यूनिट हमने छोड़ी, फिर एक और यूनिट हमने ली तो इस बार 2 ही छोड़ी, फिर इसके बाद 1 यूनिट और ली तो इस बार हमने केवल 1 ही छोड़ी। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई हम देखेंगे तो रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ये बनता है कि पहली बार 1 यूनिट लेने के लिए हमने 5 यूनिट छोड़ी थी तो रेट हो गया 5:1। नेक्स्ट टाइम 1 मोर यूनिट लेने के लिए हमने 4 यूनिट छोड़ी थी तो रेट हो गया 4:1। ऐसे ही 3:1, 2:1, 1:1। तो हम देख रहे हैं कि ये जो रेट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ये गिरता जा रहा है। यही कारण है कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसका झुकाव इस तरीके से रहता है, वो कॉन्वेक्स होता है। अगर ये कॉन्वेक्स होता है, अगर मान लो ये रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बराबर हो किसी सिचुएशन में कि एक्स की जितनी यूनिट हम छोड़े उतनी ही वाई की लें, तो नेचुरली तब जो कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में इस तरीके से बन जाएगा। अब नेक्स्ट है एजम्पशंस टू द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के एजम्पशंस क्या हैं, क्या मान्यताएं हैं। सबसे पहला रेशनल कंज्यूमर, हम ये एज्यूम करते हैं कि जो कंज्यूमर है वो रेशनली बिहेव करता है। रेशनल का मतलब विवेकशीलता के साथ वो दोष और गुण को देखता है, समझता है सिचुएशन को अच्छे से, तब डिसीजन लेता है। नेक्स्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अगली मान्यता है कि जो सब्सटीट्यूट करते हैं हम अगली कमोडिटी को तो उसका रेट डिमिनिश होते रहता है। नेक्स्ट है ऑर्डिनल यूटिलिटी, कि जो यूटिलिटी है वो ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल का मतलब है कि हम उसको कंपेयर कर सकते हैं नंबर्स में, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑर्डिनल नंबर्स में। ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि हम कोई रैंकिंग देते हैं, जबकि कार्डिनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3। नेक्स्ट है नॉन सैटिएटी। नॉन सैटिएटी का मतलब है कि कंज्यूमर कभी भी किसी भी कमोडिटी के मामले में संतृप्ति बिंदु पर नहीं पहुंचता है, मतलब ऐसे पॉइंट पर वो नहीं पहुंचता है जहां के बाद उसकी यूटिलिटी 0 हो जाएगी, बल्कि यहाँ पे ये एजम्पशन मानी जाती है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में कि जितने भी ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पे हम पहुंच जाएंगे वो हमको उतनी ही ज्यादा
यूटिलिटी देगा, यानी कि जितना भी हम ऊपर चढ़ते चले जाएंगे वो ज़्यादा यूटिलिटी देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी हम कमोडिटीज़ का जो कॉम्बिनेशन है वो बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए कमोडिटीज़ का कॉम्बिनेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है तो हमको हमेशा वो ज़्यादा ही सेटिस्फैक्शन दे रहा है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन। सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हम जो सिलेक्ट करते हैं यूनिट्स उनमें कंसिस्टेंसी, हम आगे पीछे नहीं बढ़ते हैं कि एक यूनिट हम छोड़ते जा रहे हैं तो कंटिन्यूअसली हम डिसीजन लेते जा रहे हैं कि इस यूनिट के बदले में हम दूसरी यूनिट जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहला है इंडिफरेंस कर्व हमेशा स्लोप करता है डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व हमेशा इस तरीके से होता है, ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप दिखाता है। डाउनवर्ड स्लोप का मतलब चाहे ये सीधी रेखा हो या इस तरीके से हो, लेकिन स्लोप डाउनवर्ड ही है। और उसका कारण ये है कि जब हम एक यूनिट अगर ये हम घटाना चाहें तो दूसरी यूनिट हमें बढ़ानी पड़ेगी सेम सेटिस्फैक्शन के लिए। एक यूनिट घटाएंगे तो अगली यूनिट बढ़ानी पड़ेगी, तो एक यूनिट अगर हम ये बढ़ाएंगे तो इधर की यूनिट हमें कम करनी पड़ेगी। तो क्योंकि सेम सेटिस्फैक्शन हमें चाहिए इसलिए इसका जो ढाल है वो इस तरीके से बन जाता है। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है। ये जो सरल रेखा थी ये तब होता है जब x और y का जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो एकदम बराबर हो, यानी कि जितना हम इसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं ठीक उतना ही ये बढ़ रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। हम एक यूनिट की एक्स्ट्रा यूनिट जब अचीव करते हैं तो जो यूनिट हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसकी आने वाले टाइम में धीरे धीरे हम उसकी यूनिट्स की संख्या कम करते चले जाते हैं। पहली बार हम ज़्यादा सैक्रिफाइस करने को रेडी हो जाते हैं, लेकिन जब जिस चीज़ का हम सैक्रिफाइस करना चाह रहे हैं जब धीरे धीरे हमारे पास वो कम होने लगता है तो हमको वो ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखता है और अगली बार हम उसकी कम यूनिट छोड़ने को रेडी होते हैं। और इसलिए जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये जब गिरता है तो इस तरीके से ये कर्व बनता है। टू इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर। एक इंडिफरेंस मैप में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं लेकिन कभी भी ये एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट मोर सेटिस्फैक्शन। जो भी इंडिफरेंस कर्व हायर होगा, यानी कि जैसे अगर ये दो इंडिफरेंस कर्व है तो इनमें जो हायर वाला है वही हमेशा ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। इंडिफरेंस कर्व टचेज नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। ये जो इंडिफरेंस कर्व है ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करते हैं कभी भी, ना ही ये वाई एक्सिस को टच करते हैं, क्योंकि अगर ये टच करेंगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि जिस कर्व को टच करेंगे इसका मतलब दूसरे कर्व की जो दूसरा आइटम जो है उसकी यूनिट 0 हो जाएंगी और एक ही यूनिट ये कंज्यूम करेगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि इस थ्योरी का बेस ही है कि कम से कम दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन को ये देखता है। इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। अगली बात यह है कि जो इंडिफरेंस कर्व है उनके लिए ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हों। आपस में एक दूसरे के पैरेलल इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो हर पॉइंट पे बदलता रहता है, उसमें कोई सिमिलरिटी नहीं रहती है, तो इसलिए इनका ढलान एक जैसा नहीं होगा और इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल हो। तो ये था हमारा डिस्कशन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में। थैंक यू।